हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो यार एक बार फिर से आ गया हूं आप सभी के पास, इस बार सेमीकंडक्टर के बारे में एक नया लेक्चर लेके। तो हमने सेमीकंडक्टर में ऑलरेडी देख लिया है काफ़ी कुछ डायोड्स के बारे में, और प्रीवियस लेक्चर्स तक हमने डिस्कस किया था कि बायसिंग क्या होती है डायोड में, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायसिंग क्या होती है और उसमें कैसे बिहेव करता है ये डायोड। तो यार ऐसा कुछ तो भी हमने बनाया था, एक कैरेक्टरिस्टिक इसको बोलते हैं। तो डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स ये इस तरह से बनाया था और ये करंट हमने बहुत अच्छे से डिराइव किया था। तो अगर आपको ये सब चीज़ें में थोड़ा सा भी कुछ डाउट वाउट हो या कुछ भी हो तो प्लीज़ वो लेक्चर दोबारा जाके देख लो, और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो तो जाके देखो ही, बिकॉज बहुत अच्छे से मैंने बताई ये सारी चीज़ें, कैसे वेवफॉर्म आती है, कैसे ये इक्वेशंस आते हैं और वर्किंग क्या है इन फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स बायस कंडीशन। तो इस लेक्चर में बेसिकली हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे, डायोड में रेजिस्टेंस क्या होता है। तो यार उससे पहले हम देखेंगे कि ये डायोड को ना एक्चुअली हम एक रेजिस्टेंस एज वेल एज एक कैपेसिटेंस के इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। ओके। तो अब ये पैरेलल में क्यों है, ये सीरीज में भी तो हो सकता है, ये इस तरह से तो भी हो सकता है, बट पैरेलल में ही क्यों लिया। तो यार इसका आंसर तो अभी इस लेक्चर में नहीं दूंगा, मे बी नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर आपको मिलेगा। बट क्योंकि इस लेक्चर में अभी मैं सिर्फ ये रेजिस्टेंस के बारे में बात करने वाला हूँ, तो हम ये नहीं करते हैं, हम एक्चुअली पैरेलल में इसको डिनोट करते हैं, ये जो डायोड के इंटरनल रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंसेस आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस से। तो यार ये हमने देखा था कि एक्चुअली डायोड को फॉरवर्ड बायस में इस तरह से एक्सपोनेंशियली करंट जाता है, और जो रिवर्स बायस है वहां पे एक कांस्टेंट करंट जाता है जो कि रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है, और वहां से फिर एक ब्रेकडाउन हो जाता है आफ्टर फ्यू वोल्टेजेस। तो ये जो फॉरवर्ड बायस में हमने देखा था कि यहाँ पे एक कटिंग वोल्टेज एक टर्म है, जिसमें अब ये आई थिंक मैं बताना भूल गया हूँ, अगर भूल गया हूँ तो आई एम सॉरी। ये कट इन वोल्टेज एक काफी फेमस टर्म्स है और एग्जाम में तो पूछते ही हैं कि अगर ये डायोड का अगर हमने फॉरवर्ड बायस देना स्टार्ट किया, अगर हम उसने करंट बढ़ाना स्टार्ट किया, तो एक कुछ कुछ वोल्टेजेस के बाद यहाँ पे एक मेजरेबल अमाउंट ऑफ करंट आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ करंट आना, तो वो जो वोल्टेज है जहां पे ये डायोड एक तरह से कहो कि ऑन होना चालू हो जाता है, उसको कट इन वोल्टेज बोलते हैं, और वहां से करंट फिर बहुत रैपिडली आगे बढ़ता है जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं। सिंपल है, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। तो अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या होता है डायोड में। तो रेजिस्टेंस का हमें फॉर्मूला पता है, तो हमें ये पता है V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू V बाई आई। सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये R निकालना है हमें, तो V बाई आई, तो एक वोल्टेज ले लेंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट ले लेंगे, तो हमें ये करंट का इक्वेशन भी हमें पता ही है। तो फॉरवर्ड बायस में मैं जब करंट कैलकुलेट करूंगा तो वो अप्रोक्स में चीजों को थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करूंगा, तो ये -1 में निग्लेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज मैंने एक 0.2 वोल्ट लिया, तो उसके लिए जो करंट है, और यहाँ पे हाँ मैं आई नॉट मान रहा हूँ अराउंड 1 माइक्रो एम्पियर। तो ये आप खुद से भी कैलकुलेट करके देख सकते हो, मेरे कैलकुलेशंस के अनुसार से ये यहाँ पे आता है अराउंड 2.2 मिली एम्पियर। ठीक है, ये 2.2 मिली एम्पियर आता है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो ये जो आर ऑफ 0.2 वोल्ट के केस में रेजिस्टेंस हो जाएगा V बाई, तो ये V है मेरा 0.2 वोल्ट, और ये है 2.2 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये 200 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाई 2.2 हो जाएगा, ये ऊपर नीचे करोगे तो ये अराउंड 90 ओम्स आता है, अराउंड आता है। ठीक है, 90 91 आता है। कैलकुलेशंस पे ज्यादा ध्यान मत दो, वैल्यूज देखो बस। तो ये यहाँ पे ये जो आर ऑफ 0.2 वोल्ट है ये इतना आया। ओके। तो अब किसी दूसरे वोल्टेज के लिए भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज मैंने ये 0.3 वोल्ट किया, तो यहाँ पे करंट कितना आएगा ये कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर सेम इसमें कैलकुलेट करोगे तो ये जो करंट है ना, ये अराउंड आता है 100 मिली एम्पियर्स, 0.1 एम्पियर। तो यार ये जो ग्राफ है इसमें को हमने यही तो नोट किया था कि ये जो ऊपर का है ये मिली एम्पियर्स में हम रिप्रेजेंट करेंगे,
और नीचे का माइक्रो एम्पियर में। क्यों? क्योंकि अगर ये मिली एम्पियर और ये भी मिली एम्पियर में रहेगा ना, तो ये जो नीचे जा रहा है ना, वो सीधा एक्स एक्सिस में ही चिपका रहेगा, वो हमें दिखेगा ही नहीं। तो इसलिए जस्ट फॉर सेक ऑफ विजुअलाइजेशन इसको हम ऊपर और नीचे अलग अलग यूनिट्स रखते हैं। तो ये भी एक अलग किस्म का ही ग्राफ है जो तुम्हें कहीं नहीं देखने मिलेगा। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में यार तुम पढ़ो ना, तुम्हें बहुत अलग अलग चीजें देखने मिलेंगी, पर ध्यान देना, उन पे बारीकियों पे ध्यान देना। तो ये आ गया हमारे पास, बहुत लार्ज करंट आया, तो यहां से हमारे पास 0.3 वोल्ट के लिए क्या आ जाएगा, तो ये अराउंड देखो V कितना है 0.3 और I कितना है 0.1, तो ये अराउंड आ जाएगा 3 ओम। मतलब कि बाप रे बाप, ये 0.2 पे 90 ओम था, इस पॉइंट पे 90 ओम था, और इस पॉइंट पे जस्ट 3 ओम। कितना खतरनाक इसका वेरी कर रहा है रेजिस्टेंस, है ना। तो यार हमने तो अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में तो मस्त वाला देखा था कि यहाँ पे अगर एक V है और I है, तो ये बस रेजिस्टेंस कुछ ऐसे जा रहा था, और यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, सपोज ये 2 वोल्ट है तो यहाँ पे 1 एम्पियर है, तो यहाँ पे अगर 4 वोल्ट है तो यहाँ पे 2 एम्पियर आ रहा है, तो अल्टीमेटली V बाई आई क्या था, 2 ही था। मतलब रेजिस्टेंस क्या था, कांस्टेंट जा रहा था। तो कांस्टेंट तो होना ही है ना यार, कांस्टेंट तो होगा ही, बिकॉज ये लीनियरली जा रहा है, ये ग्राफ ही लीनियर है। तो ये जो है लीनियर था, ये रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, ये सब क्या लीनियर डिवाइसेस है, क्योंकि सब में क्या है, एक स्ट्रेट लाइन आता था ग्राफ में, Q इज इक्वल टू सी वी, साई इज इक्वल टू एल आई, वी इज इक्वल टू आई आर, ये सब क्या है, लीनियर इक्वेशंस है। बट यहाँ पे तो यार ये एक्सपोनेंशियली जा रहा है ना, इसका फॉर्मूला भी देखो ना, वोल्टेज और करंट का रिलेशन ही नहीं है लीनियर, तो आप कैसे, ये तो नॉन लीनियर है सीधा, तो इसलिए इसको नॉन लीनियर डिवाइसेस बोलते हैं। ठीक है, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स। जहां पे भी नॉन लीनियरिटी आई ना, वहां पे जादू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये नॉन लीनियर डिवाइसेस अभी तो बहुत लग रहा है परेशान, बट यार यही नॉन लीनियरिटी ना ये सब जादू करवाती है। क्योंकि लीनियर रहा तो हमारे कंट्रोल में तो कुछ है नहीं, जैसे ही कुछ बढ़ाएंगे ये भी बढ़ जाएगा, जैसे ही कुछ और बढ़ाएंगे ये और बढ़ जाएगा। बट यहाँ पे चीजें हमारे कंट्रोल में है, बट कंट्रोल करनी पड़ती है। अगर उसको छोड़ दिया ना, तो वो तो मस्त बढ़ता 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 चला जाएगा, सर्किट फोड़ फाड़ देगा। अगर मैंने इसको कंट्रोल कर लिया तो ये मेरे काम आ सकता है, मेरे मैजिक विंड के काम आ सकता है। तो इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी बायसिंग करते हैं। ठीक है, जमूरे को कंट्रोल करने के लिए, उस कंट्रोल करेंगे तभी तो वो खेल दिखाएगा मदारी। ठीक है, तो तभी तो पैसे आएंगे यार। तो ये कंट्रोल करो, उसको पहले वश में करो और उसके बाद उसका खेल चालू करो। तो यार बायसिंग करके हम उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। उसके बाद हम मतलब की चीज करते हैं। मतलब की चीज क्या करते हैं कि यहाँ पे एक एसी सिग्नल लगाते हैं, जो भी हमको इससे काम लेना है। ठीक है, इसके बहुत सारे काम हो सकते हैं, वो अभी मैं नहीं जा रहा हूं। तो आपने पहले बायसिंग किया, तो बायसिंग करके आप क्या करते हो, आप पहले डिसाइड करोगे कि आपको लो रेजिस्टेंस वाला काम है कि हाई रेजिस्टेंस वाला काम है। तो बोलोगे नहीं यार 90 ओम मेरे लिए अगर ज्यादा हो रहा है तो मैं 3 ओम वाला बायसिंग करता हूं। तो आप क्या करोगे, यहाँ 0.3 पे सेट करोगे, करंट आपका मस्त 100 मिली एम्पियर जा रहा होगा, और आपका रेजिस्टेंस इतना मिल जाएगा 3 ओम का। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आप यहाँ पे सपोज बायसिंग किया अपना, तो ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं क्यू पॉइंट। ठीक है, क्यू पॉइंट बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने इसको बायस किया है, तो यहीं पे ये पूरे हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, अब यहाँ पे बायसिंग के बाद यहाँ पे एक लगाएंगे स्मॉल सिग्नल। स्मॉल सिग्नल मतलब क्या होता है, स्मॉल सिग्नल छोटा सा सिग्नल, बट वो छोटा सिग्नल कितना छोटा होना चाहिए। बट यार ये तो थोड़ा ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब ये हम नहीं बता सकते वो छोटा सिग्नल कितना होना चाहिए, बट इतना छोटा होना चाहिए कि ये बायसिंग को ज्यादा हिला ना सके। तो यार ज्यादा मतलब और कितना ज्यादा ना हिला सके। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसमें क्या है लॉजिक। एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता, बट इसका लॉजिक कैसा है कि ये जो है ग्राफ है नॉन लीनियर, ये ऐसे जाता है नॉन लीनियर। बट अगर मैं इसको ब्रेक ब्रेक करके देखूं तो इतने दूर में ये लीनियर है, फिर इतने दूर में लीनियर है, फिर इतने दूर में लीनियर है, फिर इतने दूर में लीनियर है, ऐसे ऐसे इतने दूर में, इतने दूर में लीनियर लीनियर है, सिर्फ इतने दूर दूर में लीनियर है। ठीक है, ऐसे टुकड़ों में देखूं तो ब्रेक ब्रेक करके इतने दूर में फिर लीनियर है। तो यार ये पॉइंट से आगे और पीछे
इतनी ही दूर हिले कि ये लीनियर ही कंसीडर कर सकूं मैं। तो ये स्मॉल सिग्नल इतना छोटा होना चाहिए कि ये जो इस क्यू पॉइंट पे, अगर मैं इसको मैग्नीफाई करूं यहां पे इस साइड, अगर ये मेरा ग्राफ है ये इस तरह से, तो ये क्यू पॉइंट से इतना ही हिले बस कि ये लीनियर कंसीडर कर सकूं। तो ये मेरा क्यू पॉइंट है और ये मेरा स्मॉल सिग्नल के कारण जो वेरिएशन है, तो बस वो उतना ही होना चाहिए। तो इतना, ये डिफिनेशन है स्मॉल सिग्नल का, ताकि ये मैं इसको लीनियर कंसीडर कर सकूं। तो यार लीनियर कंसीडर करके क्या क्या उखाड़ना है मुझे? अरे लीनियर कंसीडर कर लिया तो ये रेजिस्टेंस वाला मैं सब लॉजिक वॉजिक लगा सकता हूं ना। तो बस यही मैनिपुलेशन है। हम क्या करते हैं, नॉन लीनियर चीजों को अपने फायदे के लिए लीनियर की तरह ट्रीट करके उससे जादू करवाते हैं। तो बस यही है इलेक्ट्रॉनिक्स में धंधा, यही खेल चल रहा है। तुम आगे ये जो भी कुछ पढ़ोगे ना, बस यही धंधा करता है, यही आपको बेवकूफ बना रहे हैं बस लोगों को, बस मैनिपुलेशन कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया। अब देखते हैं, अब ये इतने छोटे से एरिया के लिए मेरा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस वो था डीसी के लिए V बाई आई। अब स्मॉल सिग्नल के केस में, मतलब एसी के केस में, बोले यार ये स्मॉल सिग्नल लगा रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, ये प्रैक्टिकली है क्या पॉसिबल? देखिए प्रैक्टिकली ये बहुत ज्यादा फीजिबल है। मतलब एक्चुअल जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते हैं ना, उसमें जो एसी सिग्नल आता है, जो आपका सिग्नल एक्चुअल जो इनपुट सिग्नल आता है, वो बहुत ही माइन्यूट रहता है। ठीक है, बहुत ही स्मॉल वैल्यूज के, 1 माइक्रोवोल्ट 1 मिलीवोल्ट के अंदर ही रहता है उसका एम्पलीट्यूड। तो इस लो लेवल सिग्नल्स के साथ हम खेलते हैं। ओके, तो ये काफी प्रैक्टिकल सिचुएशन, ये मत समझना कि बस हम आप यहाँ पे मैथ्स करने के लिए ये अज्यूम कर रहे हैं। ये अजम्पशन काफी हद तक ट्रू रहता है। सो दैट्स व्हाई वी कैन डू ऑल दोज स्टफ। तो स्मॉल सिग्नल के केस में अब हमारे पास आर क्या हो जाता है? ठीक है, v इज इक्वल टू आई आर। तो आर इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल आई। मतलब यहां पे हमने क्या किया, जो डेल्टा है वो काफी स्मॉल किया, और इतना स्मॉल किया कि ये लीनियर रहे हमारा। ओके, तो यहां पे हमारे पास आईडी का इक्वेशन है विथ रिस्पेक्ट टू वीडी। ठीक है, ये आईडी वीडी लिख देता हूं। तो हमें ये आईडी ऊपर चाहिए, समझ रहे हो, क्योंकि आईडी का इक्वेशन है विथ रिस्पेक्ट टू वीडी। तो जो एक्स एक्सिस है वो हमेशा नीचे रहता है। तो यहां पे मैं क्या लिखता हूं, 1/r, ये डेल आई डी बाई डेल वी डी। इस तरह से किया। अब मैं इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सकता हूं। तो डेल बाई डेल वी डी, और आईडी का इक्वेशन क्या है, आई नॉट ई टू द पावर वी डी अपॉन ईटा वी टी -1। ओके, तो ये हमारा ये इक्वेशन। अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, तो 1/r, तो ये इसको अब डिफ्रेंशिएट कर ही देता हूं। तो ये क्या आ जाएगा, आई नॉट ई टू द पावर वी डी अपॉन ईटा वी टी, और ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ईटा वी टी, यहां पे नीचे उतर जाएगा, तो ये ईटा वी टी। तो अब ये जो है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये हमने देखा था कि ये आईडी क्या है, ऊपर लिखा ही है, तो मैं ऊपर आपको दिखा देता हूं। ये आईडी है हमारे पास। तो अब मेरे पास सिर्फ इतना है, आई जीरो ई टू द पावर वी डी अपॉन ईटा वी टी। सिर्फ इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आई डी प्लस आई जीरो लिख सकता हूं। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको क्या लिखूंगा, आई डी प्लस आई जीरो। तो ये हो जाएगा आई डी प्लस आई जीरो अपॉन ईटा वी टी। तो यहां से रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ईटा वी टी अपॉन आई डी प्लस आई जीरो। तो ये मेरे पास स्मॉल सिग्नल रेजिस्टेंस आ गया। मतलब स्मॉल सिग्नल रेजिस्टेंस क्या है, वो डायरेक्टली वीडी पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब एक्चुअली तो है वीडी पे डिपेंडेंट, बिकॉज ये आईडी में डायरेक्ट वीडी तो आ रहा है। बट लार्ज सिग्नल इन द सेंस डीसी के लिए वो क्या हो जा रहा था, आईडी अपॉन सॉरी वीडी अपॉन आईडी, बट यहाँ पे वीडी की जगह क्या आता है, ईटा वीटी। तो यार आइडियली क्या होता है, ईटा 1 होता है। आइडियली ईटा इज इक्वल टू 1। जैसे जैसे ये डायोड नॉन आइडियल होते जाते हैं, वैसे वैसे ईटा इफेक्ट्स आते जाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास रेजिस्टेंस का इक्वेशन।
अब हम देखते हैं कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में क्या होगा रेजिस्टेंस, यहीं से निकालेंगे, ये तो जनरलाइज निकाल लिया एक। तो अब देखेंगे फॉरवर्ड बायस के केस में, तो फॉरवर्ड बायस के केस में क्या होगा, तो फॉरवर्ड बायस के केस में क्या होता है, ये जो आईडी है ये बहुत बहुत बड़ा होता है आई जीरो से, बट कब होता है, ठीक है, ये वेरी वेरी ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, तो वेरी वेरी ग्रेटर देन का मतलब होता है अराउंड 10 टाइम्स, ठीक है, अराउंड 10 टाइम्स या उससे ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन 10 टाइम्स के अराउंड होना चाहिए। तो ये क्या है, ये मेरे पास आई जीरो ई टू दावर वीडी अपॉन वीटी है, ईटा सपोज 1 मान लेते हैं अभी। तो अगर ये वीडी, तो ये है अराउंड 2.7, ठीक है, तो 2 टू द पावर 3 किया तो 8 आता है, तो 2.7 टू द पावर 3 किया तो 10 के पार चला जाएगा। तो अगर ये जो है, ये कंडीशन के लिए, सॉरी ज्यादा टेढ़ा चला गया, ये कंडीशन के लिए हमको क्या चाहिए, वीडी ग्रेटर देन 3 वीटी चाहिए। तो वीटी क्या है 26 मिली वोल्ट, तो अराउंड ये मतलब ग्रेटर देन 75 मिली वोल्ट रहा ना, अराउंड 75 मिली वोल्ट से ग्रेटर वीडी, तो ये हम कंडीशन मान सकते हैं कि आईडी बहुत बहुत बड़ा है आई नॉट से, तो उस कंडीशन में हम क्या मानेंगे, आर इज इक्वल टू ईटा वीटी अपॉन आई डी, ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हम मान सकते हैं, बिकॉज ये आई जीरो तब नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो होप सो ये समझ में आया होगा, ठीक है, थोड़ा भी डाउट है कमेंट में तुरंत बताओ। ये कैसे किया, ये 2.7 समथिंग आता है, और ये 2 टू द पावर 3 हमें पता है 8 होता है, और 3 टू द पावर 3 27 होता है, तो ये 8 और 27 के बीच में कहीं तो आएगा। तो ये हम मान सकते हैं 3 वीटी के लिए, ये इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, और ये इस तरह से आ जाएगा फॉरवर्ड बायस में। अब रिवर्स बायस के केस में क्या होगा, तो रिवर्स बायस के केस में देख लेते हैं क्या होगा। तो रिवर्स बायस के केस में होगा ये रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या, रिवर्स बायस के केस में हमारे पास आईडी क्या होता है, माइनस आई जीरो, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जाता है, तो यहां से क्या हो जाएगा, आईडी प्लस आई जीरो, ये क्या हो जाएगा टर्म, ये जीरो हो जाएगा, तो ये जो न्यूमरेटर है आपका यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये तो जीरो हो जाएगा, तो आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, सॉरी ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो आर क्या हो जाएगा, इनफेनाइट हो जाएगा। तो ये इनफेनाइट ही तो चाहिए हमें रिवर्स बायस में, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में ऑलमोस्ट शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट करता है, मतलब बहुत लो रेजिस्टेंस, देख रहे हो 3 ओम या उससे भी कम, या और हम अगर वीडी बढ़ा दे तो और भी कम हो जाएगा, ठीक है, पहले कितना था 0.2 के लिए 90 था, 0.2 के लिए 90 था, 0.3 के लिए 3 ओम हो गया, 0.4 करके देखो वो बचेगा ही नहीं कुछ, ठीक है, एकदम मिली विली में चला जाएगा। तो यार ये ऑलमोस्ट शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, और रिवर्स बायस में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, ओके, क्योंकि आर इन्फिनाइट हो गया है, बट ये होता है आइडियली, प्रैक्टिकली क्या होता है ये देखते हैं। तो प्रैक्टिकली तो हमें पता है कि ये जो फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस में तो कुछ ना कुछ आता ही है रेजिस्टेंस, 3 ओम चाहे जितना भी छोटा हुआ, रिवर्स बायस में क्या लोचा है ये हम देखते हैं। तो हमने ये देखा था कि ये रिवर्स बायस में इस तरह से जा रहा है, तो अब ये तो इन्फिनाइट यहां से दिख रहा है, यहां से भी इन्फिनाइट दिखेगा ही ना, बिकॉज ये क्या है, ये जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है 1/स्लोप, ये हमने पहले भी देखा था। तो ये स्लोप क्या है, स्लोप ऑलमोस्ट जीरो है, क्योंकि एकदम पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, स्लोप जीरो है, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, इन्फिनाइट हो गया। बट एक और फैक्टर होता है यहाँ पे जिसके बारे में हम भूल गए हैं, तो यहाँ पे क्या हमने पीएन जंक्शन डायोड में देखा था कि ये अगर मैंने इसको रिवर्स बायस किया पीएन, तो यहां पे क्या होता है, हमने माना था कि आई नॉट कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आई नॉट
मतलब जो करंट है वो आई नॉट के बराबर होगा। बट यहाँ पे हमें पता है कि जैसे जैसे रिवर्स बायस बढ़ाएंगे ये जो डिप्लीशन विड्थ है वो बढ़ने लगेगी। तो डिप्लीशन विड्थ जैसे ही बढ़ती है ये चार्ज कैरियर्स जो ब्रेक होते हैं, मेक ब्रेक जो उनका होता है थर्मल इक्विलिब्रियम पे, वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा। मतलब आई नॉट क्या हो जाएगा, आई नॉट अब बढ़ना चालू हो जाएगा रिवर्स बायस के केस में। तो आई नॉट बढ़ना चालू होगा, मतलब ये जो आई नॉट हमें कांस्टेंट दिख रहा है ना विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, वो कांस्टेंट नहीं है, वो थोड़ा सा एक्चुअल में ऐसा है, ये एक्चुअल में ये ऐसा नीचे की तरफ थोड़ा जा रहा है, मतलब ये बढ़ रहा है। ठीक है, निगेटिव करंट बढ़ रहा है। तो और ये कुछ ऐसा है। ओके, तो जैसे ही ये ग्राफ आया तो इस ग्राफ का स्लोप क्या हो गया, ये अब स्लोप जीरो नहीं है, ये स्लोप अब कुछ बढ़ा है। तो जैसे ही स्लोप कुछ बढ़ा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई रहेगा, सपोज मेगा ओम्स में रहेगा, बट इन्फिनाइट तो नहीं रहेगा, बिकॉज ऑफ दिस ये जो डिप्लीशन विथ को चेंज होता है इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन। ठीक है, मतलब वो चेंज हो रहा है जैसे जैसे हम और ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये आगे भी आएगा। ठीक है, ये हर जगह है, जो भी मैं अभी बता रहा हूँ ना वो हर डिवाइस में आएगा, क्योंकि हर डिवाइस में क्या है, पीएन जंक्शन है, और जहां भी पीएन जंक्शन है वो सभी चीजें आएंगी। तो जैसे जैसे मैं रिवर्स बायस बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे जो विथ है, डिप्लीशन विथ, उसका मॉड्यूलेशन हो रहा है, और जिसके कारण से क्या हो रहा है, ये जो स्लोप जो जीरो आना चाहिए था वो जीरो नहीं आ रहा है, बिकॉज अब करंट कांस्टेंट नहीं है, करंट बढ़ रहा है, जिसके कारण से रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया, और मेगा ओम्स में आ जाएगा, या और घटिया डायोड रहा तो किलो ओम्स में आ जाएगा। बट एनीवे anyway, तो यार ये मुझे लगता है आपको रेजिस्टेंस का पूरा फंडा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फॉरवर्ड बायस में किस तरह से रेजिस्टेंस रहते हैं, रिवर्स बायस में किस तरह से रेजिस्टेंस रहते हैं, रिवर्स बायस में ऑलमोस्ट इनफिनाइट रहता है, फॉरवर्ड बायस में ये फॉर्मूला भैया थोड़ा बहुत मेमोराइज कर लेना, नहीं तो सिंपल ही है, ईटा वी टी अपॉन आई डी, वी बाई आई होता है, ईटा आप निग्लेक्ट कर सकते हो, वी टी बाई आईडी। ये स्मॉल सिग्नल के केस में, लार्ज सिग्नल सॉरी जो बाइसिंग के केस में या डीसी के केस में वी डी बाई आई डी, लेकिन उसका तो कुछ मतलब ही नहीं है, उस वो रेजिस्टेंस का मैं क्या करूंगा, वो रेजिस्टेंस तो चेंज होते रहेगा। बट यहाँ पे ये रेजिस्टेंस क्योंकि आईडी क्या है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा स्मॉल सिग्नल के रिस्पेक्ट में, तो ये करें ये रेजिस्टेंस भी थोड़ा बहुत ही हिलेगा, ज्यादा नहीं हिलेगा। तो यहाँ से ये स्मॉल सिग्नल के लिए ऑलमोस्ट एक कांस्टेंट आर है। तो नॉन लीनियर को मैं लीनियर की तरह मॉडल करके ये निकाला है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कैपेसिटेंसेस के बारे में, कितने तरह के कैपेसिटेंसेस होते हैं, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, डिप्लीशन सॉरी ट्रांजिशन कैपेसिटेंस एंड डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, ये सब हम जानेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल से, और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स में इतनी सारी चीजें बताने वाला हूं ना कि आप बहुत सारी चीजें मिस कर देंगे। तो अभी 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 कर लो। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेरे चैनल देखते रहिए। ओके, टेक केयर, गुड बाय।